हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम सैयद वंश के बारे में बात करने वाले हैं, सैयद वंश, और इसमें हम लोधी वंश को भी कवर करेंगे। ठीक है, इसके बाद इसमें हम जो सल्तनत कालीन प्रशासन है इंपॉर्टेंट और स्थापत्य है उसको भी इस वीडियो में हम कवर कर लेंगे, जिससे आपका सल्तनत काल पूरा समाप्त हो जाएगा। और इसके बाद अगले वीडियो से आपको मुगल काल देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए सैयद वंश की यदि हम बात करते हैं, एक सेकंड आप लोगों को बता दूं, ये जो सीरीज चल रही है सतीश चंद्र जो NCERT की बुक आती है उसी से इन टॉपिक्स को उठाया गया है, जो कि आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सैयद वंश की बात कर लेते हैं। 1414 से 1451 के मध्य इनका शासनकाल रहता है। ठीक है, संस्थापक खिज्र खां हैं। इन्होंने सुल्तान उपाधि नहीं ली थी, इन्होंने रैयत आला की उपाधि ली थी और सिपाह सलार माना था। ठीक है, ये बताइए आप सिपाह सलार और किसने अपने आप को मानते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए आप। कालक्रम की बात कर लेते हैं। कालक्रम आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। खिज्र खां पहले बनता है, इसके बाद मुबारक शाह बनता है, इसके बाद मोहम्मद शाह बनता है, फिर अलाउद्दीन आलम शाह बनता है। और अलाउद्दीन आलम शाह का ही सेनापति था बहलोल लोदी, जिसने लोदी वंश की स्थापना की थी। याहिया बिन अहमद सरहिंदी की बात करें तो ये विद्वान थे और सैयद वंश में थे। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। बस आपको इतनी चीज़ याद रखना है, इसके अलावा कुछ नहीं आपको याद रखना है। हम सीधा आ जाते हैं लोधी वंश में। इनका शासनकाल 1451 से 1526 के बीच था। ठीक है, फर्स्ट अफगान वंश था जो कि भारत में आया था, इंपॉर्टेंट चीज़। ठीक है, पहला अफगानी वंश था जो कि आपके भारत में आया था। कौन था? लोधी वंश। ठीक है, देखिए आपको पता होना चाहिए अफगान जो होते हैं ये कबीलाई परंपरा पर विश्वास रखते हैं और भाईचारा में काफ़ी ज़्यादा विश्वास करते हैं। इन्होंने संयुक्त शासन प्रणाली को अपनाया था। ठीक है, ये बराबरी और एकता पर विश्वास रखते हैं। ठीक है, इनके संस्थापक थे बहलोल लोदी जो 1451 से 1489 के बीच में शासन करते हैं। इन्होंने राजत्व सिद्धांत को समानता पर आधारित माना था। ठीक है, सरदारों को इन्होंने मसनद ए आली कहा था, मसनद ए आली कहते थे। ठीक है, इन्होंने जौनपुर जीता जो कि जौनपुर में सरकी वंश था उनको जीता, और ग्वालियर और मालवा को इन्होंने जीता था। इन्होंने बहलोल सिक्का को भी चलाया था। किसने? बहलोल लोदी ने। इसके बाद देखिए सिकंदर लोदी की बात करें, इन्होंने देखिए दोहरे गुम्बद का प्रयोग किया था और 1489 से 1517 के मध्य में इनका शासनकाल था। इन्होंने सुल्तान की उपाधि भी ली थी और इन्होंने अफगानी परंपरा को समाप्त कर दिया था, यानी भाईचारा और कबीलाई परंपरा इन सब चीज़ों को इन्होंने समाप्त किया। और जौनपुर ग्वालियर को इन्होंने इन पर कब्जा कर लिया था। उन्होंने देखो जीता था बहलोल लोदी ने, लेकिन इन्होंने इन पर कब्जा भी कर लिया था। जौनपुर सरकी वंश से संबंधित था, जिसे पूर्व का सिराज भी कहते हैं, और इस शिक्षा पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। जौनपुर से आपको पता होगा, जौनपुर से संबंधित आपका RO का जो प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, कथन में आए थे। ठीक है, 2 कथन दिए गए थे, पूछा गया था कौन सा सही है कौन सा गलत है। आगरा शहर की स्थापना की गई थी 1504 में और 1506 में राजधानी बना दिया जाता है। भूमि की माप के लिए गज ए सिकंदरी ये लॉन्च करते हैं। ठीक है, मुहर्रम पर ताजिया निकालने की जो परंपरा थी उस पर ये पाबंदी लगा देते हैं। ये जो हैं गुलरुखी कविताएँ भी लिखते थे। कौन? सिकंदर लोदी। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। आयुर्वेद ग्रंथ का जो है इन्होंने फारसी अनुवाद किया फरहंगे सिकंदरी नाम से। संगीत पर इन्होंने ग्रंथ लिखा था लज्जत ए सिकंदरी। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। और इन्हें शहनाई काफ़ी ज़्यादा पसंद थी। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। ठीक है, गरीबों को मुफ्त भोजन की व्यवस्था कराई थी। दान विभाग इन्होंने स्थापित कराया था। इनके समकालीन देखिए, ये चीज़ आपको ध्यान देना है, सिकंदर लोदी के ही समकालीन कबीर दास थे और मान सिंह तोमर जो है तोमर वंश से संबंधित है, वो इन्हीं के समकालीन थे। इसके बाद आपके इब्राहिम लोदी आते हैं जो 1517 से 1526 के मध्य में रहते हैं। देखिए राणा सांगा ने इन्हें हराया था। ये चीज़ आपको ध्यान देना है, इब्राहिम लोदी को। ठीक है, पानीपत को जो फर्स्ट युद्ध होता है वो 1526 20 अप्रैल को होता है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य में बाबर का साथ दिया था दौलत खान लोदी ने, जो कि लाहौर में शासन करते थे। और राणा सांगा का जो उल्लेख मिलता है बाबर नामे में मिलता है कि बाबर नामों में उल्लेख मिलता है कि राणा सांगा ने भी बाबर का साथ दिया था, लेकिन बाबरनामा के अलावा और कहीं भी उल्लेख नहीं मिलते, इसलिए ज़्यादातर केवल दौलत खां को ही माना जाता है कि इन्होंने ही साथ दिया था। खतौली का युद्ध इंपॉर्टेंट है, इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के मध्य हुआ था। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। मेवाड़ के राजा थे राणा सांगा। ठीक है, खतौली का युद्ध। इसके बाद देखिए सल्तनत काल के हम प्रशासन की बात कर लेते हैं। इन्हें हम देखिए पिछली वीडियो में जो मैंने बताया था उनमें मैंने कवर तो किया है कौन कौन से विभाग थे, इंपॉर्टेंट मंत्री थे, लेकिन एक बार ये आपका रिवीजन भी हो जाता और अगर उसमें कुछ छूटा होगा तो आपको इसमें कवर हो जाएंगे। देखिए इनके समय में इंपॉर्टेंट 5 मंत्रियों का उल्लेख मिलता है। एक दीवान वजारत है जिसे हम वजीर कहते हैं, यानी PM एक बार समझ सकते हैं आप। एक दीवान आरिज था जिसको बलवन ने
इस विभाग को स्थापित किया था। ये सेनापति से संबंधित था। दीवान रसाला जो कि विदेश मंत्री से संबंधित था। दीवान इंसा ये आपका पत्राचार विभाग से संबंधित था। सद उस सदूर और काजी उल कुजात, ये देखिए सद उस सदूर जो था ये धर्म प्रधान से संबंधित था। काजी उल कुजात ये न्यायाधीश होते थे, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। दीवान अमीर को ही जो है कृषि विभाग से संबंधित है, ये आपको पता होना चाहिए। मोहम्मद बिन तुगलक ने ही इसे स्थापित कराया था। दीवान मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व से संबंधित था। दीवान बंदगान दासों के लिए था और फिरोज शाह तुगलक ने इसे स्थापित कराया था, ठीक है। अमीर हाजिब की बात करें तो दरबार व्यवस्था से संबंधित था। ये अमीर अकबर इम्पोर्टेंट है। अस्तबल प्रधान था ये, ठीक है, अस्तबल से संबंधित था। सर ए जादार की बात करें तो ये शाही अंगरक्षक के विभाग एक था। शाही अंगरक्षक यानी आपके जो राजा होते थे उनके अंगरक्षक थे, उनके पर्सनल सिपाही होते थे। मुतशरीफ ये शाही कारखाना प्रबंधक को कहा जाता था। बरीद मामले के गुप्तचर प्रधान होता था। हक ए सर्व सिंचाई कर था जिसे फिरोज शाह तुगलक ने लागू कराया था। और हक ए खूती ये जमींदारी कर थे, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। इसके बाद देखिए इल्तुतमिश ने केंद्रीय सेना गठित की थी जिसे हम किल्ब ए लश्कर कहते हैं, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। बलवन ने सैन्य विभाग, दीवान आरिज सेनापति, आरिज ए ममलिक और इक्तदार और प्रांतपति की सेना में सेना को क्या कहते थे, हस में अतरफ कहा जाता था, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। राजस्व में 4 कर देखिए आपको मैं बता चुका हूँ, लेकिन इसमें भी आपको देख लीजिए एक बार। खराज ये भू राजस्व से संबंधित है। इसको देखिए 1/5 से 1/3 तक का जो कर लिया जाता था। इसको देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने 1/2 कर दिया था, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना। अलाउद्दीन खिलजी ने 50% तक कर लिया था भू राजस्व से। खम्स की बात करें तो खम्स जो है लूट का जो सामान होता था उस पर टैक्स लगता था। इसमें देखिए 1/5 हिस्सा राजा को जाता था और 4/5 हिस्सा जो शेष बचता था वो सेना को जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने इसे उल्टा कर दिया, 1/5 हिस्सा सेना को जाएगा और 4/5 हिस्सा राजा को आएगा, ठीक है, यानी राजा को ज़्यादा मिलेगा। जजिया कर आप लोगों को पता होना चाहिए कि ब्राह्मण, महिला, बुजुर्ग, बच्चों पर ये नहीं लगता था, ये गैर मुस्लिमों पर लगता था। लेकिन देखिए ब्राह्मण को छूट थी, महिलाओं को, बुजुर्गों और बच्चों को यानी ओबीसी SC ST को ये देना पड़ता था। ये लगभग आपका 1/10 टैक्स लगता था इसमें। धार्मिक कर ये नहीं थे, ये चीज़ आपको ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट है। फिरोज शाह तुगलक ने जो है ब्राह्मणों में भी इस कर को लगा दिया था, किसे, जजिया कर को पहली बार इम्प्लीमेंट किया गया था, जो कि ब्राह्मणों पर भी लगाया था, ये फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। ज़कात की बात करें ये धार्मिक कर था जो कि मुस्लिमों पर केवल लगता था और 1/40 भाग इससे लिया जाता था। देख सकते हैं कितना कम लिया जाता था। उस्र की बात करें, इंपॉर्टेंट उस्र क्या था, तो मुस्लिम किसानों से भू राजस्व जो प्राप्त किया जाता था उसे उस्र कहा जाता था। भू राजस्व की 3 प्रणालियाँ थी, बटाई, मसाहत और कनकूत। बटाई में क्या होता था कि आप वर्तमान में भी सुनते हैं, बटाई में खेत बांटने का काम हो गया, या तो खेत बांट कर बटाई दी जाती थी, या तो फसल को बांट कर, या फिर फसल जब हो जाती थी मार लिया जाता, उसके बाद रास बांट दिया जाता था, ठीक है। मसाहत मापन के आधार पर होती थी, कनकूत अंदाजे से ये प्रणाली चलती थी। भूमि की बात कर देखिए, एक शाही भूमि होती थी, शाही को खालसा भूमि कहते थे। ये इसमें जो भी पैदावार होती थी ये शाही खजाने में जाती थी। दूसरा आपका पैबाकी था, ये पैबाकी में क्या होता था, ये इक्तदारों के लिए थी और ये इनाम में दी जाती थी, ठीक है। इब्न बतूता की बात कर लेते हैं। इब्न बतूता ये मोरक्को का रहने वाला था। इसकी इंपॉर्टेंट बुक है रेहला, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था और 23 प्रांतों के बारे में ये चर्चा करता है, ठीक है। इसके बाद देखिए सल्तनत कालीन स्थापत्य कला की बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने देखिए 2.5 दिन का झोपड़ा बना जो कि अजमेर में है। कुव्वतुल इस्लाम की स्थापना की जो कि दिल्ली में है। कुतुब मीनार की स्थापना की जो कि दिल्ली में है। कुतुब मीनार की चौथी मीनार को जो है मरम्मत कराया था किसने, फिरोज आपके, ये आपको पता होना चाहिए, फिरोज शाह तुगलक ने। और 5वीं मंजिल को भी इसने निर्माण कराया था फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। इल्तुतमिश की बात करें देखिए, जोधपुर नागौर की स्थापना थी। हौज शमसी की स्थापना की। जामा मस्जिद शमसी ईदगाह जो कि आपके बदाऊं में है उसकी स्थापना की। सुल्तानगढ़ी मकबरा जो आपके मलकापुर में है उसकी स्थापना की। अतरकिन का दरवाजा जो आपके सिंह द्वार में उसकी स्थापना की थी, ठीक है। अब देखिए बलवन की बात करें तो बलवन ने देखिए लाल महल जिसे हम कसर लाल कहते हैं जो कि दिल्ली में है उसकी स्थापना की। मकबरा स्वयं का इसने बनवाया था दिल्ली में। कसर सफ़ेद जिसे हम श्वेत महल कहते हैं इल्तुतमिश का था ये, इसे बलवन ने बनवाया था, ठीक है। दारुल अमन की बात करें तो इसे बलवन ने बनवाया था, इब्न बतूता के अनुसार बनवाया था और सुल्तानों की इसमें समाधियाँ थी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी की बात कर लेते हैं, इसने जमैत खाना मस्जिद बनवाया था। 1000 सितून इसने बनाया था। 1000 खम्भों का महल अलाई दरवाजे जो कि दिल्ली में है उसका निर्माण इसने कराया था। और हौज अलाई या खास इसी का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने ही कराया था।
मुबारक खिलजी की बात करें तो इसने ऊखा या उर्वा मस्जिद जो कि भरतपुर राजस्थान में उसका निर्माण कराया था। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद की स्थापना की थी। मोहम्मद बिन तुगलक के इम्पोर्टेंट है सतपलाह बांध, विजाईदल और जहाँपनाह नगर, लाल भवन का जीर्णोद्धार जो कि बलवन का था इसकी स्थापना, और 12 खंभा महल इसी ने मोहम्मद बिन तुगलक ने ही बनाया था। फिरोज शाह तुगलक की बात करें तो इसने 300 नगर, 16 कुआं, 5 नहर और 5 अस्पताल को निर्माण कराया था। इसने देखिए जौनपुर 1359 में स्थापित किया। फतेहाबाद, हिसार, फिरोजा और अखनीनपुर का निर्माण इसने कराया था। खाने जहाँ मकबूल की बात करें तो इन्होंने देखिए कला मस्जिद, खिड़की मस्जिद, कुश्क शिकार महल और मुजरी महल जो कि हिसार में है उनका निर्माण कराया था। खाने जहाँ तेलंगानी की बात करें तो ये जो है फिरोज शाह तुगलक का वजीर था। इसने खाने जहाँ तेलंगानी मकबरा बनवाया था। इसका निर्माण किसने कराया था? इनका जो पुत्र था जूनागढ़ ने कराया था। पहला मकबरा था जो कि अष्टकोणीय था, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। और ये जेरूसलम की जो उमर मस्जिद है उससे साम्यता रखती है, उसी के बराबर ये समझ में आती है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। आगे सिकंदर लोदी ने सिकंदरा का निर्माण कराया था जिसे वाहिस्ताबाद कहा था। अकबर ने इस वाहिस्ताबाद कर दिया था, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। निजाम शाही शासक अहमदनगर में जो आपके निजाम लोग शासन कर रहे थे उन्होंने देखिए रूमी खां का मस्जिद बनवाया था, या तो फिर मक्का मस्जिद भी इसे कहा जाता है, और ये बुरहान निजाम शाह के समय में बना था। रूमी खां का मकबरा जिसे हम पीला मकबरा भी कहते हैं उसका भी निर्माण निजामों से संबंधित था। काली मस्जिद या उल्ला हदाद मस्जिद इन्हीं से संबंधित था। कोटला मस्जिद भी आपके अहमदनगर के साम्राज्य से संबंधित था, और चांगेज खां महल और दमादी मस्जिद भी इन्हीं के समय बनाया गया था। और बागे रोजा ये अहमद निजाम शाह का मकबरा था, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। इब्राहिम आदिल शाह सेकंड की बात करें देखिए इन्होंने आनंद महल बनवाया, मिहितर महल बनवाया, गगन महल बनाया और मल्लिका जहां मस्जिद बनवाया है। ताज सुल्तान का मकबरा बनवाया और रौजा ए इब्राहिम मकबरा इन्होंने बनवाया था। मोहम्मद कुली कुतुब शाह की बात करें तो इन्होंने देखिए चार मीनार इंपॉर्टेंट है, 1591 से 92 में इंपॉर्टेंट है। हैदराबाद नगर की स्थापना की 1592 में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोहम्मद कुली कुतुब शाह के बारे में आपको ध्यान देना है। चार मीनार बनवाया हैदराबाद 1592 में। इसके बाद देखिए चंदन महल भी बनवाया, हीरा मस्जिद बनवाया और नदी महल बनाया, इंपॉर्टेंट है ये। तो ये दोस्तों आप लोगों का इसी के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आपका सैयद वंश और आपका लोधी वंश समाप्त होता है, और खासकर प्रशासन भी जो सल्तनत कालीन था और स्थापत्य कला जो आपकी सल्तनत कालीन थी उनको मैंने इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में आते हैं डायरेक्ट उसको मैंने कवर करा दिया है। इसके माध्यम से आपका सल्तनत काल पूरा समाप्त हो जाता है। अगली वीडियो में हम मुगल काल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे आपको ऐसे ही आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सब आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। और इसी चैनल पर आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको एंशियंट हिस्ट्री पूरी कंप्लीट मिलेगी, जो कि आपकी RS शर्मा की NCERT की बुक है, उसी के पैटर्न पर आपको पूरी मिल जाएगी। ठीक है, बाकी प्रशासनिक शब्दावली की भी वीडियो चल रही हैं, उसमें भी आप देख सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।